हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लास पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको एक वीडियो मिला ही होगा कि हमारे विष्णु सर आपको आने वाली या जो अभी वर्तमान में नोटिफिकेशन आया हुआ है आपके एसएससी जीडी का, उसके लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाली थी, जिसके अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ मिल गई होंगी। वे कब से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं, कब तक आपके आवेदन होंगे। तो आपको लेट ना करते हुए आपको जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल कर देना है, और उसके साथ साथ एक नई ऊर्जा के साथ में हम लोग नई या अपने एसएससी जीडी की तैयारी को भैया प्रारंभ करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे से उसका रिजल्ट ला सकें या अपने सपनों को साकार कर सकें। तो उसी क्रम में दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम लोग बात करते हैं भैया अपने जीएस के क्रम में, तो जीएस के क्रम में भैया जब हम लोग बात करते हैं तो जीएस में आप लोग देखते हो कि उसमें सबसे बड़ा पार्ट, या अगर हम लोग एक बार बात करते हैं भैया अपने यहाँ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, और ख़ासकर जैसा कि आपको पता होगा भैया कि आपके एसएससी जीडी में आपके यहाँ मैथ होती है, मैथ के साथ साथ आपके यहाँ रीजनिंग होती है, रीजनिंग के साथ साथ आपके यहाँ जीके एंड जीएस का पार्ट होता है, ठीक। और इसके साथ साथ ही आपके यहाँ इंग्लिश का पार्ट होता है या आपका हिंदी का पार्ट होता है। दोनों आपके यहाँ क्या होते हैं अभी दोस्तों, तो आपके यहाँ ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अब मैथ के भी आपके यहाँ 20 नंबर की आती है या 20 क्वेश्चन की आती है। रीजनिंग भी आपके यहाँ कितने की आती है, 20 क्वेश्चन की। ये भी आपके यहाँ 20 क्वेश्चन, और ये भी आपके यहाँ 20 क्वेश्चन। और पर क्वेश्चन आपके यहाँ कितने नंबर के होते हैं दोस्तों, तो आपके यहाँ 2 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपके यहाँ अगर आप देखें तो आपके यहाँ 2 चौक 8 कितने नंबर के, तो टोटल आप 80 दूना 160, तो आपके यहाँ 160 नंबर के आपके यहाँ टोटल हो जाती हैं चीज़ें, 160 नंबर। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी पिछली बार भी या जो आपके यहाँ भी 1-2 साल में जो आपकी भर्तियाँ हुई हैं, उन्हें मेरिट आपकी बहुत हाई गई है। और उसमें मेरिट हाई जाने का केवल और केवल एक कारण है भैया कि आपको अब उपलब्ध सोर्स सब आपके ज़्यादा हो चुके हैं पढ़ने के, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आपको मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, और हम आपके लिए जीएस के पार्ट में या जीएस को हम लोग कवर करेंगे। और जीएस में अभी शुरुआत जो हम लोग करेंगे भैया, अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पार्ट होते हैं स्टैटिक पार्ट, तो स्टैटिक के पार्ट को हम लोग प्रारंभ में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने जीएस के पार्ट में, तो जीएस के पार्ट में जैसे आपके यहाँ बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो 20 नंबर के आपका पूरा का पूरा पार्ट होता है, 20 क्वेश्चन का पूरा पार्ट आपका होता है। और इसी 20 क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके कितने, तो लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो केवल और केवल आपके यहाँ कहाँ से पूछा जाता है भैया, तो आपके यहाँ स्टैटिक से पूछा जाता है। और स्टैटिक में भी कहाँ से, तो स्टैटिक में आपके कुछ लिमिटेड सिलेबस आपके होते हैं। लिमिटेड सिलेबस में अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो स्टैटिक में सबसे पहला जो आपके यहाँ पार्ट होता है वो आपके यहाँ यही होता है जो आज हम लोग लेके आए हैं। कौन सा, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन सा दोस्तों, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपका होता है। और इसी के साथ साथ जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा भैया, तो आगे हम लोग शास्त्रीय नृत्य को पढ़ेंगे। इसी में शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ हम लोग फोक डांस या लोक नृत्य को पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ आगे हम लोग चित्रकला शैलियों को पढ़ेंगे, चित्रकला शैलियों को पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ भैया आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, या चाहे आपके रेलवे के आगामी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों में आपके यहाँ भी हाल ही में देखे जाने भैया कि आपके खेल से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए अपने स्टडी को पार्ट को कवर करेंगे। और साथ ही इसके साथ साथ जो पॉलिटी के पार्ट आपके होंगे, पॉलिटी का पार्ट भी आपको कराया जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। जियोग्राफी के कम से कम 1-8 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, हिस्ट्री क्वेश्चन मिलेगा। और मिलने में से आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा पार्ट हिस्ट्री के जो बनने के चांसेस होते हैं वो आपके यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपके यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन और जो आपके यहाँ भैया समाज सुधारक वाला जो चैप्टर होता है, जिसमें हम लोग आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, इन सब के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन। और इकोनॉमी के आपके यहाँ कम से कम 2 क्वेश्चन। तो यही आपका लगभग सिलेबस होता है दोस्तों। तो लगभग आपके यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको स्टैटिक में दिखते ही हैं। अब स्टैटिक में 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन कम से कम आपको दिखाई देंगे अपने सिलेबस के, या आप कह सकते हो स्टैटिक पार्ट में, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के दिखाई देते हैं। और अगर यही आप ये स्टैटिक पार्ट अगर आप अच्छा कर लेते हो, आप 14-15 नंबर तक अगर आप जीएस में चले जाते हो, स्वाभाविक सी बात है कि आपका सिलेक्शन क्या हो जाता है, आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाता है। तो आइए दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, और आज से हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिक की एक नई श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आज से कौन सा चैप्टर हमारा होगा भैया, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसा कि आपको थंबनेल दिख ही रहा होगा
भैया कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा आज से हम लोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चूंकि सबसे पहले आपके यहाँ स्थापित होता है कौन सा संगठन, यूएनओ, तो यूएनओ को ही आज हम लोग पहले प्रारंभ करेंगे और इसी के साथ आपको निरंतर अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा, यूएनओ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा संगठन स्थापित होता है, या सबसे पहले अगर हम संगठन की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला नाम आपके यहाँ लिया जाता है किसका, यूएनओ का, या इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं भैया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे, जैसा कि अभी आप लोग अगर हाल ही में यूपीपी का एग्जाम दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे चैनल्स वाले आपको पढ़ाए क्या थे भैया, कि अध्यक्ष को रट लो, मुख्यालय को रट लो, और बस यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। और पूछ कहाँ लिया, किसके कार्य कौन कौन से होते हैं, तो कहानी सबके हिट हो गई थी। तो इसलिए भैया अब आपको मेन टारगेट ये रखना है, केवल आप आपके यहाँ अध्यक्ष को पढ़ने से, आपके यहाँ मुख्यालय को रटने से, सदस्य देश को रटने से आपके यहाँ कल्याण होने वाला नहीं है। मतलब आपको सीधा सीधा ये है कि अगर आपको यूएनओ के बारे में अगर आपको पढ़ना है, इंटरपोल के बारे में आपको पढ़ना है, आईएमएफ के बारे में आपको पढ़ना है, डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ना है, आईएलओ के बारे में पढ़ना है, तो आपको उसके मुख्यालय के साथ साथ शामिल होने वाले नवीनतम देश और उसके भैया प्रमुख जो कार्य प्रणालियाँ होती हैं उन सब के बारे में हमको अध्ययन करना होगा। तो इसी को लेकर के अब हम लोग सबसे पहले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भैया उसके पृष्ठभूमि के बारे में, कि आखिर उस संगठन की स्थापना क्यों पड़ी आपके यहाँ करने की। तो सबसे पहले जब आपके यहाँ चलता है भैया, हम लोग बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ की पृष्ठभूमि के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे और शुरुआत करते हैं कब से भैया, तो आपके यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग 1914 से 1918 के दशक में। यह दशक क्या होता है, तो इस समय आपके यहाँ चल रहा होता है प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा भैया, तो यहीं से आपके यहाँ शुरुआत होती है किसकी, तो आपके यहाँ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारे यहाँ जो देश थे दो भागों में बटे थे। एक तरफ आपके मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ आपके ध्रुवी राष्ट्र थे। जीते कौन थे, तो आपके मित्र राष्ट्र या यूएसए वगैरह और रसिया वगैरह ये आपके जीते थे। ध्रुवी राष्ट्र आपके युद्ध में हारे थे। और इसी में जब ये लोग युद्ध हारते हैं तो उसी में भैया जो आपके यहाँ मित्र राष्ट्र जो युद्ध जीत चुके होते हैं, अर्थात आपके यहाँ मित्र राष्ट्र, युद्ध को जो कौन जीता था, तो युद्ध को जीतने वाले आपके थे मित्र राष्ट्र। और इनका जो लीडर था वो कौन था भैया, वो आपका लीडर अपने आप को मानता था यूएसए। और यूएसए का उस समय का तत्कालीन राष्ट्रपति आपका कौन होता है, तो उसका नाम होता है वुडरो विल्सन। क्या नाम होता है दोस्तों, तो उस समय के आपके तत्कालीन राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो यहाँ पे आपके होते हैं वुडरो विल्सन। समय होता है 1918 के दशक का समय, जब आपके यहाँ राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा एक विचार प्रस्तुत किया जाता है कि यार अभी जो हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हुए इसमें बहुत बड़ी नरसंहार हुआ, बहुत बड़ी जनहानि हुई। और इस जनहानि को देखते हुए हम लोग आगे यार ऐसी किसी संस्था की स्थापना कर देते हैं कि जिससे कोई भी बड़े देश जो हैं वो किसी छोटे देश को प्रताड़ित ना कर सकें, या किसी एक ऐसा देश जो आपके मजबूत देश है किसी कमजोर देश को मारे ना। मतलब देश में भविष्य में कभी भी ऐसी कोई स्थितियां ना बने कि विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बने। और उसके लिए होता क्या भैया, तो उसके लिए आपके यहाँ वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में आपके यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक कराई जाती है। और उस बैठक का नाम क्या होता है, उसका बैठक का नाम होता है भैया ट्रीटी ऑफ पीस, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्विक शांति समझौता। क्या हुआ था भैया, तो आपका वैश्विक शांति समझौता आपका कराया जाता है, वैश्विक शांति समझौता कराया जाता है। और इस वैश्विक शांति समझौते का जो नेतृत्व कर रहा होता है वो आपके कौन कर रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति आपके वुडरो विल्सन कर रहे होते हैं। अब इसमें यह निर्णय निकलता है कि यार हम लोग आगे चल के एक संगठन की स्थापना करेंगे और वो संगठन जो होगा वो हमारे अनुसार या हम लोगों के मित्रों के अनुसार ही कार्य करेगा,
या भविष्य में होने वाली जो भी आपकी स्थितियां हैं गड़बड़, मतलब विश्व युद्ध जैसी स्थितियां ना बन सके, या जो भी आपके अमीर देश हैं, जो भी आपके शक्तिशाली देश हैं, किसी भी गरीब देश को या किसी भी कमजोर देश के ऊपर आक्रमण ना कर सकें, इसके लिए एक संस्था की स्थापना करते हैं। और इसी के मद्देनजर भैया कौन सा एक बैठक ली जाती है जिसका नाम होता है आपके यहाँ वैश्विक शांति समझौता या ट्रीटी ऑफ पीस। और इसी ट्रीटी ऑफ पीस की सिफारिश पे ही आपके यहाँ समय कब का होता है, आपके यहाँ समय होता है दोस्तों 10 जनवरी 1920 ईस्वी का। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को आपके विश्व स्तर पे एक संगठन की स्थापना की जाती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। क्या नाम पड़ा इसका? लीग ऑफ नेशन या लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है भैया, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की कब की गई? तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है, वह लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वुडरो विल्सन के द्वारा। कौन थे? तो आपके राष्ट्रपति आपके थे कहाँ के? यूएसए के। अब फिर ये बोला गया भैया इसकी स्थापना की गई है, अब इसका कहीं ना कहीं आपका मुख्यालय बनाया जाएगा जहां से इसको संचालित किया जाएगा। अब इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो इसका मुख्यालय बनाया गया आपके यहाँ जेनेवा में। कहाँ बनाया गया दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वहां से संस्था काम करने लगी। संस्था को लग रहा है कि यार हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, यूएसए को लग रहा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, परंतु हो क्या रहा है? अब आप सोचो कि भैया ये संस्था कब स्थापित हो रही है? तो आपके यहाँ 1920 में संस्था स्थापित हो रही है। और अगर ये संस्था अच्छे तरीके से काम कर रही होती या ये संस्था अगर सही से काम कर रही होती तो आपके यहाँ 20 के बाद महज आपके यहाँ 19 सालों के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध फिर से शुरू हो गए। तो आप ये कह सकते हो कि भैया इस संस्था की स्थापना क्यों की गई थी? तो संस्था की स्थापना इसलिए की गई थी कि वैश्विक स्तर पे शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो क्या रहा है? तो आपके यहाँ एक तरफ संस्था अस्तित्व में है, यूएसए अस्तित्व में है, रसिया अस्तित्व में है, फ्रांस उसके लिए काम कर रहे हैं, ब्रिटेन उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन उसी के अंतर्गत देख रहे हो भैया कि आपके यहाँ 1939 ईस्वी का समय आता है और जर्मनी का तानाशाह हिटलर पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर देता है और आपके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भैया जो आपके यहाँ एक संस्था स्थापित की गई है, कौन सी संस्था? तो आपके यहाँ लीग ऑफ नेशंस। कौन संस्था? लीग ऑफ नेशंस। कब स्थापित की गई? 1920 ईस्वी में। अब क्या ये संस्था सही से काम कर पा रही है? तो आपका आंसर होगा भैया नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर ये सही से काम कर रहे होते तो आपके यहाँ विश्व युद्ध जैसे हालात बनते ही नहीं। तो अब लोगों को लगने लगे यार संस्था किसी काम की नहीं है, इसकी स्थितियां गड़बड़ हैं, और आपके इस संस्था के अस्तित्व में होते हुए भी आपके यहाँ प्रारंभ हो जाता है कौन सा भैया? आपके यहाँ शुरू हो जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। क्या शुरू होते हैं दोस्तों? तो आपके यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध आपके यहाँ शुरू हो जाते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब से होता है? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ आपके यहाँ 1939 से होता है। 1945 में जब आपके यहाँ यूएसए के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए जाते हैं तो उसके बाद आपके यहाँ विश्व युद्ध का अंत होता है। अब इसमें क्या होता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपके चल रहे हैं, समय है आपके 1942-1943 ईस्वी का दौर, और इस समय आपके यहाँ यूएसए के राष्ट्रपति कौन होते हैं भैया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आपके होते हैं। कौन होते हैं? तो आपके इस समय आपके राष्ट्रपति चेंज हो चुके होते हैं, और इस समय आपके यहाँ कहाँ के? यूएसए के आपके जो राष्ट्रपति हैं, यूएसए के राष्ट्रपति ये अब चेंज हो चुके हैं, और ये कौन आ चुके हैं भैया? तो ये आपके अब आ चुके हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब इनकी क्या व्यवस्था रहेगी? तो देखिए भैया आपके 1942 से 43 विश्व युद्ध आपके यहाँ खूब पीक पे चल रहा है। उसी दौरान ये और इनके साथ इनके दो सहयोगी और मिलते हैं। दो सहयोगी और कौन मिलते हैं? तो एक आपके यहाँ भैया पीएम होते हैं कहाँ के? एक आपके पीएम होते हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन के कौन? ब्रिटेन के पीएम। और ये आपके होते हैं कौन? तो ये आपके होते हैं उस दौरान विंस्टन चर्चिल। कौन होते हैं दोस्तों? तो ये आपके यहाँ होते हैं विंस्टन चर्चिल। ठीक, ये दूसरे पर्सन है जो इनके सहयोगी थे। और तीसरे पर्सन जो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे आपके रसिया के, एक आप कह सकते हो राष्ट्रपति तो नहीं कह सकते हो, लेकिन एक कार्य आप कह सकते हो भैया कि उस समय सैनिक के तौर पे या कार्य कर रहे थे आपके ब्रिटेन में, लेकिन सत्ता इन्हीं के हाथों में चला रहे थे, और उनका नाम होता है स्टालिन। क्या नाम होता है दोस्तों? तो उनका नाम होता है आपके रसिया, या आप कह सकते हो यूएसएसआर के आपके कौन थे प्रमुख नेता के रूप में? तो वह थे आपके स्टालिन। ये तीनों नेता आपके यहाँ मिलते हैं कब? तो ये तीनों नेता आपके यहाँ एक बैठक करते हैं भैया। एक बैठक इनकी होती है लगभग 1943 के दशक में, और उसमें क्या निर्णय लिया जाता है? तो इनके द्वारा या आपके यहाँ जो
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट होते हैं। इनके द्वारा यह कहा जाता है कि यार हम लोग आने वाले समय में एक ऐसी संस्था के स्थापना करें, जो हमारे लीग ऑफ नेशंस था वो तो फेल हो चुका है, लेकिन आगे हमारे लीग ऑफ नेशंस से अच्छे तरीके से कोई संस्था काम कर सके, इससे भविष्य में अब ऐसी कोई घटनाएं ना हो। द्वितीय विश्व युद्ध में तो अभी मान लो पहले में कुछ कम नरसंहार हुआ था, दूसरे में उससे ज़्यादा हुआ, और अब अगर ये नहीं रुकेगा तीसरे में अब की बात बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा। तो इसके लिए भैया इनकी बैठकें की गई, और बैठकों के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि भैया हम लोग अपने देशों को या अपने आसपास जो हमारे कहने के अनुसार चलने वाले देश हैं उनको इकट्ठा करके हम लोग एक मीटिंग कराएंगे। और वह मीटिंग हुई कब? तो आपके यहाँ उस मीटिंग की जो पहली बैठक कराई गई वह आपके यहाँ हुई भैया कब? तो वह बैठक आपके यहाँ होती है 25 अप्रैल 1945 ईस्वी। कहाँ बैठक हो रही? तो वहीं बैठक हो रही है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये पहली बैठक कराई गई, और इस बैठक में भैया कितने देश भाग लिए? तो इसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इन सबको मिला करके लगभग आपके यहाँ 15 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए। कितने लोग भाग लिए भैया? सॉरी 50 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए। प्रतिनिधि भाग लिए कितने देशों के? तो आपके लगभग 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। अब देखा क्या गया भैया कि यहाँ पे कहा गया कि भैया एक काम करो कि हम लोगों को एक ऐसी बड़ी स्तर की संस्था स्थापित करनी है, एक अंतर सरकारी संस्था स्थापित करनी है कि जिससे भविष्य में होने वाली इस प्रकार की विसंगतियों से बचा जा सके, या वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जा सके। अब उसके लिए विचार दिया गया क्या भैया? तो उसके लिए विचार दिया गया भैया कि हम लोग किसकी स्थापना करने जा रहे हैं। तो हम लोग संगठन की स्थापना करेंगे, इसका नाम क्या होगा? UNO होगा। और इसके लिए अब क्या बनाया जाए? तो इसके लिए तैयार किया जाए एक चार्टर, या इसके लिए तैयार किया जाए एक कानून, या कानून का एक लेखा जोखा तैयार किया जाए। अब उसको लेकर के चार्टर को बनाने में इनको समय लग गया, और चार्टर को लेकर के या पुनः कब तैयार हुए? तो या पुनः तैयार हुए आपके यहाँ कब? तो ये पुनः तैयार हुए 26 जून 1945 ईस्वी को। 26 जून 1945। कहीं कहीं आपको किसी बुक में 24 जून 1945 भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है? 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को जो चार्टर तैयार था, इसी चार्टर पर आप कितने देश भैया? तो 50+1 देशों ने हस्ताक्षर किया। एक देशों ने क्या कर दिया? इस चार्टर पे आपके हस्ताक्षर किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, क्या पूछा था भैया? कि जैसे यहाँ पे हम जो लिखे हैं, क्या चीज यहाँ पे जो हम लिखे हैं 50+1 देश, ये क्या है? इसको हम 51 क्यों नहीं लिखे? तो 51 भैया इसलिए नहीं लिखे कि इसमें जो ये 50 थे, ये 50 आपके शामिल हुए, एक इसमें नया देश शामिल हुआ, तो जो पिछले वाले में शामिल नहीं था। और वो नया देश कौन होता है? तो वो नया देश आपका होता है भैया कौन सा? पोलैंड। पोलैंड मतलब पहले इसमें शामिल होना नहीं चाहता था, परंतु बाद में पोलैंड ने भी इस पे हस्ताक्षर कर दिए। तो आपके यहाँ उस पे चार्टर पे हस्ताक्षर कब हुआ भैया? जो चार्टर पे हस्ताक्षर आपका हो गया 26 जून 1945 ईस्वी को। और इसके बाद फिर क्या व्यवस्था हुई? इसके बाद व्यवस्था हुई कि आपके यहाँ जब हस्ताक्षर हो गया, सबकी सहमति हो गई, तो इन सबकी सहमति के बाद आपके यहाँ समय कब आता है? तो आपके यहाँ समय आता है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी का। और इसी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को आपके यहाँ अस्तित्व में आ जाता है UNO, या आप कह सकते हो हमारे यहाँ किसकी स्थापना हो जाती है? हमारे यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। और इस दिन स्थापना करने की वजह से इसी दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? हम लोग UNO स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन? तो 24 अक्टूबर को हम लोग UNO स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, वो क्वेश्चन क्या होगा? तो वह क्वेश्चन पूछा था भैया, यहाँ तो आपके जब इसमें स्थापना हुई तब आपके 51 सदस्य शामिल थे, इसमें भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य भैया इसके 6 दिन के बाद बनता है। अर्थात भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी सदस्य बन गया। किसका सदस्य बन गया भैया? तो आपके यहाँ UNO का सदस्य भारत कब बना? तो 30 अक्टूबर 1945 को UNO का सदस्य आपका भारत बना। तो अब यहाँ तक आपके विश्व स्तर पे एक संगठन स्थापित हो गया। किस लिए स्थापित हुआ है? तो वैश्विक शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए हुआ है। किस दिन स्थापित हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अब आते हैं भैया, इसके बाद अब आगे कौन सी व्यवस्थाएं होंगी?
अब संगठन स्थापित हो गया और संगठन के लिए चाहिए क्या, संगठन के लिए आपको चाहिए एक मुख्यालय। अब बात आती है यहाँ पे किसकी भैया, यहाँ पे बात आती है आपके यहाँ मुख्यालय की। अब मुख्यालय कहाँ बनाया जाए, अब मुख्यालय बनाने की बात आने लगी तो ये हुआ यार मुख्यालय बनाया कहाँ जाए। तो मुख्यालय बनाने के लिए किसी के पास जमीन देने के लिए ऐसी प्रावधान ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उस समय एक आपका व्यक्ति होता है, कहाँ का, यूएसए का व्यक्ति होता है। नाम क्या होता है उसका भैया, तो उसका नाम होता है जॉन डी रॉकफेलर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय आपके यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में स्थापित किया जाता है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में। और न्यूयॉर्क सिटी में किस स्थान पे, तो न्यूयॉर्क सिटी में एक द्वीप है यहाँ पर, कौन सा द्वीप भैया, मैनहट्टन द्वीप। कौन से द्वीप पे, मैनहट्टन द्वीप पे, मैनहट्टन द्वीप पर। अब ये मैनहट्टन द्वीप पर जमीन किसके द्वारा दी गई, तो जमीन जो आपके यहाँ आवंटित कराई गई, यहाँ पे जमीन आवंटित, तो जमीन आवंटित किसके द्वारा कराई गई भैया, तो यह जमीन दी गई थी आपके यहाँ एक पर्सन होता है, नाम क्या होता है उसका, तो उसका नाम होता है जॉन डी रॉकफेलर। क्या नाम होता है, जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा जमीन आवंटित। कितनी जमीन है भैया, तो लगभग ये जमीन आपके यहाँ इनके द्वारा दी गई थी, लगभग 17 एकड़ जमीन पे आपका फैला हुआ है यूएनओ का मुख्यालय। कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क सिटी में फैला हुआ। किसके द्वारा जमीन दी गई, तो जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दी गई। इसके बाद अब मुख्यालय बन गया, स्थापित हो गया काम और सारी चीजें आपकी चलने लगी। अब इसके बाद भैया एक क्वेश्चन यहाँ से आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या पूछेगा कि भैया भारत के पहले पीएम कौन से होते हैं जो आपके यूएनओ में जा करके संबोधन करते हैं या यूएनओ में जा करके पहली बार उन्होंने भाषण दिया था। तो वह दिन कब का होता है भैया, तो वह दिन आपका होता है 3 नवंबर 1948 ईस्वी का। और उस समय आपके देश के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो उस समय आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भैया, तो आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और यही पहले ऐसे पीएम होते हैं, कौन से, तो आपके भारत के प्रथम पीएम। और कौन से, भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले पीएम, ऐसा लिख सकते हो क्या भैया, कि स्वतंत्र भारत के पहले पीएम। जिनकी क्या विशेषता थी भैया, जिन्होंने कहाँ पे, यूएनओ में क्या दिया था, भाषण दिया था। जैसे अभी आप लोग देखें मोदी जी बीच में भी भाषण दिए थे, मैं भाषण दिया था यूएनओ की महासभा में, उन्होंने बोला था। कब भैया, तो 3 नवंबर 1948 ईस्वी को। तो अब यूएनओ अस्तित्व में आ गया, किसके नेतृत्व में, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के। उसके बाद आपके यहाँ क्या होता है भैया, अब मुख्यालय बन गया, अस्तित्व में आ गई संस्था। अब मुख्यालय के बाद भैया कोई भी संस्था अस्तित्व में आए, कोई भी संघ अस्तित्व में आएगा तो उसका अपना एक झंडा होगा। अब झंडे की यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और झंडे से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। झंडा, या आपसे क्वेश्चन ने पूछा था क्या भैया, तो आपसे पूछेगा फ्लैग। अब झंडा या फ्लैग में सबसे पहले बारे में अगर चर्चा करते हैं भैया, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके यहाँ झंडे के डिजाइन करता कौन थे। झंडे के डिजाइन कर, जैसे आपसे भारत ने पूछा तो आप किसका नाम बताते हो भैया, पिंगल वेंकैया का नाम बताते हो। वैसे ही आपके यहाँ विश्व स्तर पे यूएनओ के झंडे का आपके डिजाइन करता कौन था, तो आपके यहाँ डोनाल्ड मैकलॉगलिन थे। कौन भैया, डोनाल्ड मैकलॉगलिन थे। कौन था भैया, ये आपके पर्सन होते हैं। अब एक चीज आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी चीजें तो आप थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। देखिए जैसे अब झंडे में अब हम बात करते हैं तो ये आपका होता है यूएनओ का फ्लैग, या यूएनओ के फ्लैग में बना हुआ है आपका सिंबल होता है। अब इसमें देखिए भाई, इसमें थोड़ी चीजें आपको समझनी क्या है, इसमें 3 से 4 चीजें आपको समझनी होती हैं। अब वह क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ झंडे को स्वीकार नहीं किया गया था। आपके लागलिन जी के द्वारा सबसे पहले एक प्रतीक दिया गया कि भैया हमारे झंडे पे ये सिंबल बनेगा, और सिंबल बन गया। फिर उसको झंडे के रूप में जब उसको डिजाइन किया गया तो उसके झंडे के डिजाइन करता है, झंडे को स्वीकार अलग दिन किया गया था, और उसका जो डिजाइन है, डिजाइन को आपके यहाँ अलग दिन स्वीकार किया गया। जैसे अगर पूछता है कि डिजाइन को कब स्वीकार, मतलब जो उसके झंडे के ऊपर ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है, ये वाली डिजाइन, इसको कब स्वीकार किया गया, तो इसको आपके यहाँ स्वीकार किया गया था 7 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और जब झंडे के ऊपर बना दिया इन्होंने, कौन भैया, मैकलॉगलिन ने, तब इसको कब स्वीकार किया, तब इसको स्वीकार किया गया है आपके यहाँ 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक भैया, तो 7 दिसंबर 1946 को झंडे पे जो डिजाइन है
ये इसकी स्वीकृति मिली थी यूएनओ के द्वारा। और झंडे को कब स्वीकार किया गया, तो आपके यहाँ स्वीकार किया गया था 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक दोस्तों, अब यहां से और क्वेश्चन में भैया झंडे में अब आपसे क्वेश्चन पूछा है झंडे के सिंबल क्या क्या हैं। तो भैया सबसे पहली चीज आपको दिख रही होगी झंडे में, वो क्या है कि भैया हमारा झंडा है, झंडे का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, और रंग में भी कौन सा रंग, तो आपके बैकग्राउंड का रंग। तो बैकग्राउंड कैसा होता है भैया, तो बैकग्राउंड का रंग आपका नीला होता है, ये आपको नीला दिख रहा होगा। और नीले के ऊपर जो आपको सिंबल बने हुए हैं, जो आपको प्रतीक बने हुए हैं, वो प्रतीक कैसे आपको दिखाई देते हैं, तो प्रतीक आपको दिखाई देते हैं सफेद रंग के। झंडा कैसा था, नीला था, प्रतीक कैसा है, सफेद है। और इस प्रतीक के ऊपर कुछ सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक सिंबल आपसे ये पूछा जाता है भैया कि ये जो आपको पत्ती के रूप में जो संरचना दिख रही है ये क्या है, तो एक्चुअल में दिख तो रहा है पत्ती, लेकिन ये पत्ती नहीं होती है। ये क्या होती है दोस्तों, तो यह आपके यहाँ जैतून की टहनी होती है। क्या होती है, जैतून की टहनी आपके यहाँ होती है, जैतून की टहनी, जैतून की टहनी होती है। अब इसके बाद और क्या दिखता है भैया, तो इसको आप गोल चक्कर है, जो आपको छल्ले दिख रहे हैं, इन छल्लों किनारे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा महाद्वीपों का वर्णन। कि आपके यहाँ और क्या दिख रहे हैं भैया, तो आपके जहाँ पे मानव रहने वाले महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों का भी वर्णन दिखाई देता है। तो यहाँ पे अब आप क्या कहेंगे, तो यहाँ से जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे भैया कहाँ तक पहुंचे थे, तो यहाँ पहुंचे झंडे पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, झंडे के डिजाइन करता कौन है, तो आपका नाम क्या आएगा भैया, डोनाल्ड मैकलॉगलिन। मुख्यालय की जमीन किसने आवंटित करी थी, तो जॉन आपके रॉकफेलर ने की थी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे डिजाइन करता के बाद क्या क्वेश्चन पूछा था भैया, अगर आपसे यहाँ से रंग पूछा जाता है तो रंग क्या है भैया, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड का रंग है, बैकग्राउंड का रंग ये कैसा था दोस्तों, तो ये आपके यहाँ नीला रंग होता है। और बैकग्राउंड पे जो आपको चित्र बने हुए हैं, चित्र का रंग कैसा है, तो ये आपको सफेद दिखाई देगा है। और जो इसमें चित्र बने हुए हैं, चित्र में क्या बना हुआ है भैया, तो आपके यहाँ महाद्वीपों का चित्र बना हुआ है। किसका, तो आपके महाद्वीपों का चित्र दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है, तो महाद्वीपों के साथ साथ उसके जो आपके गोल सर्किल है, जो सर्किल के बाहर बाहर जो आपको दिखाई देती हैं, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे आपको जैतून की टहनियाँ दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं दोस्तों, जैतून की टहनियाँ, और यही आपका होता है झंडा। अब झंडे में क्वेश्चन भैया क्या पूछेगा, और कि सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि झंडे के ऊपर जो आपका प्रतीक बना है, जो आपका चिन्ह बना है, इसको कब स्वीकार किया गया था, तो चिन्ह को आपके यहाँ स्वीकार कब किया गया था, तो इस समय होता है आपके यहाँ 7 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और अगर बोलेगा कि भैया झंडे को कब स्वीकृति मिली थी, चिन्ह बनने के बाद, झंडा पूरा तैयार होने के बाद, तो यह आपके यहाँ होता है किस दिन होता है, तो 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, ये तो आपके हो गए झंडे, मतलब मुख्यालय बन गया, संस्था अस्तित्व में आ गई, उसका झंडा हमने सीख लिया। अब अगला क्वेश्चन आपके यहाँ क्या होता है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है भैया यहाँ की भाषा से, कि भैया यहाँ पे जो आपकी भाषाएं होंगी, भाषा या लैंग्वेज में यहाँ पे कौन कौन सी भाषा होंगी। तो लैंग्वेज में आप में भैया जब प्रारंभिक दिनों में या प्रारंभ में ही आपके महासभा के द्वारा प्रारंभ में आपकी 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। तो 5 भाषाएं कौन कौन सी, तो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो आपकी 5 भाषा थी। कब भैया, तो ये आपके यहाँ प्रारंभ में। ठीक है, अगर बोलेगा वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपकी 6 भाषाएं। अब प्रारंभ में जो ये 5 भाषा है, इन 5 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में यहाँ पे कौन कौन सी भाषा, उसके बारे में लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ कौन सी होती है भैया, सबसे पहले आपके यहाँ होती है फ्रेंच भाषा। दूसरी आपके यहाँ कौन सी होती है, दूसरी हमारे यहाँ होती है इंग्लिश भाषा। ठीक, तीसरी हमारे यहाँ कौन सी होती है, तीसरी हमारे यहाँ होती है स्पेनिश भाषा। चौथी हमारे यहाँ होती है कौन सी, चौथी हमारे यहाँ होती है चीनी भाषा, जिसे हम लोग मंदारिन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, स्पेनिश हो गया, इसके बाद आपके यहाँ एक होता है कौन सी भैया, एक आपकी होती है रूसी भाषा। ये आपकी 5 भाषाएं हो जाती हैं। कौन कौन सा, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, चीनी और रूसी।
तो ये आपकी प्रारंभ में कितनी भैया भाषाएं थी? तो प्रारंभ में आपकी ये 5 भाषाएं थी, ये 5 भाषाएं। अगर आपसे बात करता है भैया वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। कौन कौन सा? तो यहाँ भी आपके ये तो 5 हैं, फ्रेंच है, इंग्लिश है, और कौन सा है? स्पेनिश है, स्पेनिश के साथ साथ चीनी है, चीनी के साथ साथ आपकी रूसी है, और रूसी के बाद आपकी सबसे नवीनतम भाषा आ जाती है अरबी। और यही अभी हाल ही में आपके एसएससी के एग्जामों में पूछे गए थे कि आपकी यूएनओ की सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है? तो यूएनओ की सबसे नवीनतम भाषा आपकी है भैया अरबी। अरबी को आधिकारिक तौर पे कब शामिल किया गया था? तो अरबी को आपके यहाँ आधिकारिक तौर पे समय आता है आपके यहाँ कब का? तो 1983 ईस्वी में। किसके द्वारा भैया? तो महासभा के द्वारा एक बिल लाया गया था, और महासभा के द्वारा इसको छठी भाषा के रूप में जाना गया था। तो महासभा के द्वारा इसको जाना गया था। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या होंगे भैया? तो यहाँ से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया अभी वर्तमान में आपके यहाँ जो यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं? तो जो आपकी 6 भाषाएं, इन 6 भाषाओं में कितनी भाषाएं आधिकारिक भाषा के रूप में जानी जाती हैं, और कितनी भाषाएं आपके यहाँ कार्यकारी भाषा के रूप में जानी जाती हैं? तो आधिकारिक भाषा के रूप में कितनी होंगी भैया? तो आपके 6 के 6 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भैया? तो आपके यहाँ कार्यकारी भाषा के रूप में। भैया कार्य करने में आपके यहाँ प्रमुख रूप से कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग होती हैं, या वहाँ पे जो कार्य होते हैं दैनिक कार्य, तो वो किन भाषाओं में होते हैं? तो वहाँ पे आपके 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपके यहाँ इंग्लिश होती है, और दूसरी आपके यहाँ होती है कौन सी दोस्तों? दूसरी आपके यहाँ होती है फ्रेंच भाषा। पहली कौन सी? इंग्लिश भाषा, और दूसरी फ्रेंच भाषा। टोटल कितनी लैंग्वेज? तो टोटल आपके यहाँ कितनी लैंग्वेज? 6 लैंग्वेज का वर्गीकरण आपको मिलता है किसमें भैया? यूएनओ में। तो यहाँ तक अगर हो गया तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाता है भैया कि ये जो आपके यहाँ स्थापित हुआ, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, या किन क्षेत्रों में कार्य करेगी, किन मुद्दों के साथ ये संस्था आगे चल के आपके यहाँ कार्य करेगी? तो वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है भैया? तो सबसे पहला जो इसका मेन कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है, वह आपके यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो क्या है भैया? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका पहला कार्य होता है। पहला कार्य क्या होता है? तो पहला कार्य होता है वैश्विक शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दूसरा क्या है भैया? तो दूसरा यहाँ पे दूसरा काम क्या है? दूसरा इसका काम होता है मानवाधिकार की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? मानवाधिकार की रक्षा करना। मतलब ये संस्था जो आपके यहाँ होती है, ये मानव के अधिकारों की रक्षा करती है। और क्या है भैया? तो यह संस्था आपके यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने पर भी काम करती है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने पर भी काम करती है। मतलब आपके यहाँ एक क्वेश्चन अगर पूछेगा भैया, जो आपके आतंकवादी गतिविधियां हैं, या जो आपके यहाँ जो आपके भारत या किसी भी देश के जो भगोड़े होते हैं, इन सब के लिए आपके इंटरपोल भी काम करता है। लेकिन अगर यहाँ बात है जैसे किसी भी आतंकवादी को आपको वैश्विक आतंकवादी घोषित करना है, तो उसके लिए आपको बिल कहाँ लाना होता है? आपको यूएनओ में बिल लाना होता है। अगला क्या है भैया? अगला ये आपके यहाँ इसके अलावा और इसके कौन कौन से कार्य होते हैं? जलवायु परिवर्तन के लिए यह काम करती है। जलवायु परिवर्तन के लिए विभिन्न देशों के साथ में मिल करके यह कार्य करती है। जलवायु परिवर्तन के लिए यह विभिन्न देशों में कार्य करती है। और किस रूप में काम करती है? और इसकी एक संस्था है आपकी WHO, जिसके साथ मिलके भैया वैश्विक स्तर की बीमारियों के बारे में या कोई फैली हुई बीमारी का जो वैक्सीनेशन वगैरह कराया जाता है, जैसे भी कोरोना वगैरह के शासनकाल में कुछ वैक्सीनेशन इनके द्वारा कराए गए थे, तो वह भी कौन करता है भैया? तो वो भी आपके यहाँ यूएनओ की कौन सी संस्था? तो आपके यहाँ WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो क्या होता है भैया? तो वैश्विक स्तर पर किसमें भैया? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह कार्य करता है। स्वास्थ्य
क्षेत्र में भी यह कार्य करता है। और इसके प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? एक इसका और प्रमुख कार्य होता है, वह आपके यहाँ क्या होता है? तो वह होता है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर भी यह आपके यहाँ UNEP के साथ में मिलकर काम करता है, या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत एक काम करते हैं। किससे भैया? तो आपके पर्यावरणीय मुद्दों पर भी। तो पर्यावरणीय मुद्दों पर भी यह संस्था आपके यहाँ कार्य करती है। किसके साथ मिलकर के? तो UNEP के साथ में यह कार्य करने वाली एक संस्था होती है। तो प्रमुख कार्य इसके क्या क्या हैं भैया? तो बहुत सारे प्रमुख कार्य होते हैं। इसमें आपके प्रमुख ये हैं, वैश्विक शांति व सुरक्षा बनाए रखना विश्व स्तर पे, ये कार्य था इसका। मानवाधिकार की रक्षा करना, ये होगा इसका। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने पर भी काम करना, ये होगा। और जलवायु परिवर्तन के लिए भी यह संस्था काम करेगी। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह संस्था आपके बड़े स्तर पे काम करने के लिए जानी जाएगी। चलिए दोस्तों आगे, आशा करते हैं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से आपको। अब कोई भी समस्या होंगी दोस्तों तो आप लोग आगे बताइएगा स्टैटिक में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला जो आपका पॉइंट होता है भैया वो क्या होता है यहाँ पे? तो वह होता है आपके यूएनओ के अंग। चूंकि यूएनओ आपके प्रमुख रूप में कितने अंगों में काम करती है? तो यूएनओ के प्रमुख रूप से आपके 6 अंग होते हैं। 6 अंग होते हैं। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो कितने अंग होते हैं इसके भैया? तो इसके आपके प्रमुख 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं तो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। 6 अंग कौन कौन से? सबसे पहला अंग आपके यहाँ होता है भैया कौन सा? महासभा, जिसे हम लोग जनरल असेंबली के नाम से भी जानते हैं। जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे यहाँ कौन सा होता है दोस्तों? तो दूसरा हमारे यहाँ जो होगा वो हमारा होता है सुरक्षा परिषद। दूसरा हमारे यहाँ होता है सुरक्षा परिषद, जिसे हम लोग किस नाम से? तो इसे हम लोग UNSC के नाम से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारे यहाँ कौन सा होता है? तीसरा हमारे यहाँ होता है सचिवालय। तीसरा हमारे यहाँ होता है सचिवालय। क्या होता है? सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट। अगला हमारे यहाँ होता है कौन सा भैया? तो एक हमारे यहाँ होता है न्यास परिषद। अगला कौन सा होता है? तो अगला होता है हमारे यहाँ न्यास परिषद, जिसे हम लोग ट्रस्टीशिप के नाम से जानते हैं। ट्रस्टीशिप। तो कितने हो गए? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद, और एक आपका होता है कौन सा? एक आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट। और इसके बाद एक या हमारा लास्ट होता है, वो हमारा क्या होता है? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसी को हम लोग इकोसोक के नाम से जानते हैं। और इसी इकोसोक के अंतर्गत आगे बहुत सारी संस्थाएं आगे काम करेंगी, जिसमें आपका WHO पढ़ेंगे हम लोग, WTO पढ़ेंगे, ILO पढ़ेंगे। सारी संस्थाएं किसके अंतर्गत काम करती हैं? तो आपके इकोसोक की आप कह सकते हो कि आपके UNO की ही एक संस्था आपकी होती है। आप ये कौन सी भैया? तो ये आपकी होती है। फिर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा था भैया कि आपकी संस्था कैसी है UNO? तो UNO आपकी एक प्रकार की कैसी संस्था है भैया? तो आपकी विश्व की सबसे प्रचलित कैसी संस्था है? तो विश्व की सबसे प्रचलित या सबसे बड़ी कैसी है भैया? तो आपकी अंतर सरकारी संस्था है। अंतर सरकारी संस्था है। यह अंतर सरकारी संगठन है, ऐसा लिखिएगा, संस्था मत लिखिए, संस्था सब थोड़ा सा छोटा लगेगा। अंतर सरकारी आपका क्या भैया? संगठन है। अब कुछ लोगों को समझ में ये चीज नहीं आ रही हो क्या भैया कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतर सरकारी क्या है? तो अंतर सरकारी का मतलब यह होता है भैया
कि आपके यहाँ ऐसी संस्था या ऐसा संगठन जिसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली किसका अधिकार, तो आपकी सरकार का, मतलब सरकार के अधिकार हो, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी जाके उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, मतलब उसमें किसका अधिकार होगा भैया, या उसमें कौन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, तो आपकी डायरेक्टली किसका जुड़ा होगा, तो आपकी सरकार का जुड़ा होगा। ऐसी संस्थाओं को हम लोग अंतर सरकारी संस्था के रूप में जानते हैं। तो आपके भैया यूएनओ के कितने अंग, तो यूएनओ के टोटल 6 अंग होते हैं। कौन कौन से, महासभा पहला, दूसरा कौन सा, सुरक्षा परिषद, तीसरा कौन सा, सचिवालय, चौथा कौन सा, न्यास परिषद, पांचवा कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा कौन सा, तो छठा आपका होता है इकोसोक या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब हम लोग इन सब को अलग अलग करके एक एक पार्ट को लेकर के पढ़ेंगे और अच्छे से खूब डीपली से हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। भैया आने वाले चाहे सीएसएससी सीजीएल के एग्जाम हो, चाहे एमटीएस के एग्जाम हो, चाहे यूपीपी जो आपकी आ रही है उसके एग्जाम हो, जितने भी आपके एग्जाम होंगे समस्त एग्जाम में आपको ये टॉपिक जो आपका होता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर दिख ही जाते हैं। तो आते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में। सबसे पहली हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे जो हमारा पहला संगठन है कौन सा है, ये है हमारा महासभा, जिसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग जनरल असेंबली के नाम से जानेंगे, जनरल असेंबली। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे काफी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके यहाँ एक प्रकार से आप ये कह सकते हो सबसे बड़ी संस्था किसकी भाई, यूएनओ की, तो आप किसे कह सकते हो, तो महासभा को। रीजन क्या होता है, जैसे किसी भी देश को संचालन के लिए, किसी भी देश के संचालन के लिए आपके यहाँ किसकी आवश्यकता होती है, आपकी संसद की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही विश्व स्तर की जो आपकी संसद है वो कौन संसद है, तो आपकी महासभा है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भैया, तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग यही लिखते हैं कि इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विश्व की संसद के नाम से जाना जाता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या होता है, इसे विश्व की संसद कहा जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भैया, तो पहला पॉइंट लिखेंगे इससे विश्व की संसद, या इसे विश्व की संसद या क्या कहा जाता है भैया, लघु संसद कहा जाता है। इसे विश्व की संसद या लघु संसद कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपके यहाँ कोई संसद होती है और संसद में आपका एक अध्यक्ष होता है, अब चाहे हम राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, तो ऐसे अपने यहाँ पे भी एक अध्यक्ष होगा। तो इसके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि इसके जो आपकी महासभा है वर्तमान में, इस महासभा के आपके अध्यक्ष कौन है, तो कौन है भैया, तो आपके डेनिस फ्रांसिस जो आपके हैं वो वर्तमान में कौन है, तो आपकी संयुक्त राष्ट्र की महासभा के क्या है भैया, अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा भैया एंटोनियो गुटरेस नहीं है, तो एंटोनियो गुटरेस आपकी महासभा के नहीं है बल्कि आपके पूरे यूएनओ के महासचिव हैं। मतलब आप ये कह सकते हो सचिवालय है तो सचिवालय के आपके महासचिव हैं पूरी यूएनओ के अंतर्गत, वो आपका सबसे बड़ा पद होता है एंटोनियो गुटरेस का, जो अभी वर्तमान में यहाँ पे कौन है भैया, महासचिव हैं। यहाँ पे कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस हैं। अब क्वेश्चन पूछे कहाँ के निवासी हैं भैया, तो ये आपके निवासी होते हैं त्रिनिदाद, एक आपका देश है त्रिनिदाद व टोबैगो, त्रिनिदाद व टोबैगो का क्या है भैया, तो ये यहाँ के आपके राजनयिक हैं। कौन है वहाँ के राजनयिक हैं और इन्हें अभी हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है, तो इन्हें नियुक्त किया गया आपके संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष के पद पे। अब एक क्वेश्चन पूछता है भैया इनका कार्यकाल कितना होता है, जो आपके अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, तो इनका कार्यकाल आपके यहाँ होता है कितने का भैया, तो आपके 5 वर्ष का। क्या कार्यकाल होता है, 5। जैसे यहाँ पे आपके राजनयिक, हर देशों के राजनयिक आपके नियुक्त होते हैं। जैसे अभी भारत की अगर हम बात करते हैं भैया कि आपके भारत के राजनयिक कौन है, तो भारत के राजनयिक में आप लोग नाम बताते हो भैया किसका, रुचिरा कंबोज का। किसका नाम बताते हो, रुचिरा कंबोज का, जो आपके यहाँ सन 2022 से कार्यरत हैं ना, तो रुचिरा कंबोज हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन किसे विश्व की संसद या लघु संसद कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो उसका कार्यकाल आपका 5 साल का होता है।
कौन है भैया? तो आपके डेनिस फ्रांसिस हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये त्रिनिदाद या टोबैगो के निवासी हैं, टोबैगो के राजनयिक हैं। इनका कार्यकाल कितने दिन के लिए है? तो इनका कार्यकाल आपके यहाँ 5 दिन के लिए, 5 साल के लिए आपके यहाँ इनका कार्यकाल होता है। अब और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया? अब आपको कोई भी बिल आपको पास कराना है या कोई भी प्रस्ताव अगर आपको पास कराना है तो कहाँ पे पास कराएंगे आप लोग? महासभा में ही पास कराएंगे। और सबसे पहले यहाँ पे इनके सदस्यों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं भैया कि महासभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो महासभा के सदस्यों की संख्या आपके यहाँ 193 है। ठीक है, 193 है। और इनका सबसे नवीनतम सदस्य जो अभी बना है, सबसे नवीनतम सदस्य वो कौन सा बना है भैया? तो वो बना है आपका दक्षिणी सूडान। कब बना है ये? तो इसे सन 2011 में शामिल किया गया है आपके यहाँ। कहाँ पे? तो यूएनओ में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो आपका दक्षिणी सूडान है। कौन है भैया? दक्षिणी सूडान है। राजधानी क्या है? तो आपकी जुबा है। ठीक, उत्तरी सूडान की तो राजधानी इसकी है आपकी खार्तूम। इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? तो इसके बाद आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी इनकी बैठकें कब होती हैं, या इससे सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर कोई सदस्य आपका नवीनतम सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कितना भैया? तो उसके लिए आपके महासभा का, या नए सदस्य के लिए ऐसा लिखिएगा यहाँ पे, नए सदस्य की किसके लिए भैया? सदस्यता के लिए। नए सदस्य की सदस्यता के लिए 2/3 बहुमत होना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत मतलब कोई अगर नया सदस्य बनना चाहता है आपका संयुक्त राष्ट्र का तो उसे महासभा में कितने बिल से पास कराया जाता है? तो आपके 2/3 बहुमत से पास होता है, तभी वो व्यक्ति आपका सदस्य बन पाता है। ये तो आपके इतने क्वेश्चन थे। चलते हैं आगे पेज में। आगे पेज में क्या होता है भैया? अब ये तो आपकी सदस्यता थी। अब इस सदस्यता में आपके यहाँ अगर इनके लिए एक बैठक भी कराई जाती है प्रत्येक साल में। अब वह बैठक कब होती है भैया? तो हमें तो बैठक, यहाँ पे अगला हेडिंग क्या लिखेंगे आप लोग? बैठक लिख सकते हो। तो इनकी बैठक आपके यहाँ आमतौर पे कब से भैया? तो आपके सितंबर महीने से दिसंबर महीने के मध्य आपके यहाँ कराई जा सकती है। कौन सा? तो इनकी बैठकें। और एक क्वेश्चन क्या पूछा था भैया? तो मान लीजिए यहाँ पे किसी भी चीज पे बहस हो रही है। अब वह हो सकता है कि आपकी आर्थिक गतिविधियों में बहस हो, या आपके रसिया और यूक्रेन में युद्ध मचा हुआ उसमें हो, या आपके यहाँ बांग्लादेश में जब भी आपके यहाँ गृह युद्ध मचे हो या उसमें हो, या भारत चाइना बीच के मध्य कोई विवाद हो, या भारत और आपके पाकिस्तान के मध्य कोई विवाद होगा, इस पर कोई बहस हो रही है। तो उस बहस में किसी भी देश के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं? तो आपके 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। और परंतु वोट देने का अधिकार कितनों को होगा? केवल 1 होगा। मतलब यहाँ भी सदस्य कितने शामिल हो सकते हैं? तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक देश से कितने सदस्य भैया? 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। 5 सदस्य भाग ले सकते हैं, इस बैठक में भाग ले सकते हैं। परंतु वोटिंग का अधिकार कितनों को होगा भैया? परंतु वोट देने का अधिकार, परंतु वोट देने का अधिकार कितनों को होगा? 1 को ही होगा। मतलब आपकी वोट की वैल्यू कितनी होगी? तो आपकी वोट की वैल्यू केवल 1 होगी। मतलब आप केवल एक वोट आप केवल दे सकते हो। और इसके कौन कौन से कार्य होते हैं भैया? इसका एक कार्य ये भी होता है आपके यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। किसकी नियुक्ति करना? न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब कहाँ के न्यायाधीश? तो आपके सुप्रीम कोर्ट के नहीं, कहाँ के भैया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी है तो उसके लिए बिल कहाँ लाया जाता है? तो आपके संयुक्त राष्ट्र की महासभा में। और क्या होता है भैया? और इसका एक प्रमुख कार्य होता है, जो आप एक संस्था है इकोसोक। कौन सी भैया? जो आपका है इकोसोक। इकोसोक के सदस्यों की नियुक्तियां भी कौन करते हैं? तो इकोसोक के सदस्यों की नियुक्ति भी यही करते हैं। इकोसोक के सदस्यों की नियुक्ति भी
करती है। कौन करती है? तो आपकी महासभा करती है। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं किससे भैया? महासभा से। वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, किसे विश्व की संसद या लघु संसद कहा जाता है? इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। कहाँ के हैं? त्रिनिदाद व टोबैगो के हैं। भारत के कौन है ये एक्चुअल में? तो ये आपके राजनयिक हैं इन देशों के। भारत की कौन है भैया राजनयिक? तो रुचिरा कंबोज हैं। कार्यकाल कितना होता है अध्यक्षों का? तो 5 साल का कार्यकाल। सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य। नवीनतम सदस्य आपका कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। नए सदस्य की सदस्यता क्या होते हैं भैया? तो नए सदस्य की सदस्यता आपकी 2/3 बहुमत होना यहाँ पे क्या होता है? आवश्यक होता है। अगला क्या होता है कि इनकी बैठक कहाँ होती है? तो इनकी बैठक आपकी सितंबर से दिसंबर के महीने के मध्य होती है। प्रत्येक देश से कितने सदस्य भैया? तो आपके 5 सदस्य भाग ले सकते हैं। और वोट देने का अधिकार कितनों को होगा? तो केवल 1 को होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके महासभा के द्वारा ही की जाती है। किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इकोसोक के सदस्यों की नियुक्तियां कौन करता है भैया? तो वो भी आपके यहाँ यही लोग करते हैं। किसकी? इकोसोक के सदस्यों की नियुक्तियां। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, और हम लोग लेते हैं भैया अपना दूसरा पॉइंट, जो हमारा क्या होता है, इनका दूसरा अंक कौन सा होता है? वह होता है आपके यहाँ सुरक्षा परिषद। ऐसे हम लोग किस नाम से? इसी को हम लोग UNSC के नाम से या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या लिखेंगे भैया? तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके यहाँ यूएनओ की वह कौन सी संस्था है जिसे आपके यहाँ विधायिका के रूप में जाना जाता है? तो विधायिका के रूप में कौन सी थी भैया? मतलब विधायिका, और एक होती है आपके यहाँ कार्यपालिका। तो विधायिका का मतलब वह संस्था जहाँ पे आपके यहाँ किसका निर्माण हो? तो जहाँ पे आपके विधि का निर्माण हो या कानून का निर्माण हो, वो संस्था हमारी क्या होती है भैया? वो संस्था हमारी कहलाती है विधायिका। और उस निर्माण हुए कानून का जिसके द्वारा पालन कराया जाए वह आपकी होती है कौन सी संस्था? तो वह आपकी होती है कार्यपालिका। तो इसे क्या कहा जाता है भैया? तो इसे कार्यपालिका या विश्व की कार्यपालिका कहा जाता है। किसे भैया? इसे विश्व की कार्यपालिका कहा जाता है। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है भैया? कि यही आपके यहाँ सुरक्षा कार्य करती है। मतलब जैसे अपने भारत में सुरक्षा कार्य आपकी आर्मी करती है, आपकी BSF करती है, आपके अर्धसैनिक बल करते हैं, आपकी पुलिस करती है, ऐसे ही विश्व स्तर पर सुरक्षा काम कौन करता है? तो आपकी सुरक्षा परिषद करती है। इसलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे विश्व की पुलिस भी कहा जाता है। इसे विश्व की पुलिस भी कहा जाता है। ये विश्व की पुलिस कहा जाता है। किसको भैया? तो UNSC को या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछता है दोस्तों? तो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है सदस्यों की संख्या भैया, कि इनमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इनमें सदस्यों की संख्या आपकी होती है कितनी? 15 होती है। इनमें 15 सदस्य होते हैं। अब इन 15 सदस्यों में कैसे कैसे बंटते हैं भैया? तो ये 15 सदस्य आपके 2 प्रकार से बटे हुए होते हैं। कैसे 2 प्रकार से? तो इनमें जो पहले आपके होते हैं कितने सदस्य? तो पहले जो आपके होते हैं एक 5 सदस्य के भाग में, और दूसरा आपके बटे होते हैं कौन से भैया? तो आपके 10 सदस्य के भाग में। ये जो 5 होते हैं ये आपके कौन से होते हैं? तो ये आपके अस्थाई मेंबर होते हैं, मतलब ये कभी नहीं हटेंगे। और जो आपके 10 हैं ये आपके कौन होते हैं? तो ये आपके अस्थाई होते हैं, मतलब ये आपके हटते रहते हैं। और जो अस्थाई होते हैं कितने दिन के लिए भैया चुने जाते हैं? एक बार। तो ये आपके यहाँ एक बार में कितने वर्षों के लिए? तो ये आपके 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अभी भारत किसका सदस्य है? तो भारत आपका इसी का सदस्य है। किसका भैया? तो आपके UNSC का सदस्य है, परंतु कैसा मेंबर है? तो आपका भारत अस्थायी मेंबर है। और भारत कैसरी बार चुना गया है भैया? तो भारत अब की बार इसका सदस्य जो चुना गया है वो आपका 8वीं बार चुना गया है। कौन भैया? तो आपका भारत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से और क्या पूछता है कि यहाँ पे जो आपके अस्थाई मेंबर हैं ये यहाँ पे कितने मेंबर हैं भैया? तो अस्थाई में आपके यहाँ 5 होते हैं। 5 में कौन कौन सा होता है? तो ये आपका USA होता है। दूसरा आपके यहाँ कौन सा होता है? चीन होता है।
तीसरा आपके यहाँ कौन सा होता है? तीसरा आपके यहाँ फ्रांस होता है। तो यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस, और एक आपके यहाँ होता है इसमें कौन सा? ब्रिटेन होता है। तो कितने हो गए? यूएसए, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, और यहाँ पे आपका एक है कौन सा भैया? रूस। ये आपके 5 देश होते हैं। कौन से मेंबर? तो ये आपके 5 देश होते हैं जो आपके अस्थाई मेंबर होते हैं, और इन्हीं 5 देशों के पास में आपके यहाँ कौन सी शक्ति होती है? इन्हीं के पास आपके यहाँ वीटो पावर होती है या वीटो शक्ति होती है। मतलब किसी भी बिल को रोकने की क्षमता किसके पास होती है? तो वह आपके यहाँ होती है भैया इसमें, ठीक है, इन 5 देशों में। अब और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे जाते हैं भैया? अब इनकी बैठक कैसी होती है या इनकी अध्यक्षता कैसी होती है? तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष आपके यहाँ कैसे चुने जाते हैं? तो इनमें आपके यहाँ अध्यक्ष जैसे 15 देश हैं तो 15 के 15 देश इसमें अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं? तो ये आपके यहाँ इनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का हो? तो आपके 1 महीने के लिए बनते हैं। जैसे कि आपके यहाँ होता क्या है, वे जैसे इस महीने आपके ए वाला चुना गया है तो अगले महीने बी वर्ड वाले चुने जाएंगे, अगले महीने सी वाले, अगले महीने आपके डी वाले, और अगले महीने ई वाले। मतलब आप कह सकते हो कि ये आपके यहाँ किसके रूप में? तो ये भैया आपके यहाँ अल्फाबेट रूप में चुने जाते हैं अध्यक्ष। कौन चुने जाते हैं? तो आपके अल्फाबेट रूप में अध्यक्ष चुने जाते हैं। और अध्यक्षों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो अध्यक्ष आपके भैया चुने जा रहे हैं वो आपके 1 माह के लिए चुने जा रहे हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इनकी जो बैठक हो रही है किसकी भैया? यूएनएससी की। इनकी जो बैठक हो रही है वो बैठक कितने दिन के लिए होती है? तो वह बैठक आपके यहाँ 14 दिन पर आयोजित होती है एक बार में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आपात स्थितियां बन गई, इमरजेंसी स्थितियां बन गई, तो आपातकाल की स्थिति में वह बैठक आपके यहाँ कितने घंटे के अंदर? तो वह बैठक आपके यहाँ 24 घंटे के अंदर भी कराई जा सकती है। और क्या क्वेश्चन पूछा था यहाँ से? और एक क्वेश्चन पूछा था भैया कि अगर कोई यहाँ पे अध्यादेश आया हुआ है, या आप कह सकते हो अगर यहाँ पे कोई भी बिल आया हुआ है, कोई प्रस्ताव आया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई प्रस्ताव आया हुआ है और उस प्रस्ताव पे अगर स्वीकृति चाहिए तो उस स्वीकृति के लिए आपको कम से कम कितने सदस्यों में? तो आपके जो ये 15 सदस्य हैं भैया, इन 15 सदस्यों में कम से कम आपके 9 सदस्यों की स्वीकृति क्या होती है? 9 सदस्य आपके अनिवार्य रूप से इसमें स्वीकृति देने चाहिए। और इन 9 सदस्यों में आपके यहाँ कौन भैया? तो 9 सदस्यों में आपके जो 5 अस्थाई मेंबर वाले हैं, ये 5 अस्थाई मेंबर तो आपके बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बिना आपका बिल पास नहीं हो सकता है, ठीक दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब इसके बाद आपके यहाँ क्या भैया? तो इसी सुरक्षा परिषद के अंतर्गत ही आपकी एक पुलिस काम करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? जिसे हम लोग ब्लू हेलमेट आर्मी के नाम से जाना जाता है। इनकी अपनी एक सेना होती है, इनकी अपनी क्या भैया? इनकी अपनी एक सेना है जिसे हम लोग ब्लू हेलमेट आर्मी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग वैश्विक शांति दूत भी कह सकते हैं या वैश्विक शांति बल भी कह सकते हैं। इनका क्या है? एक प्रकार का सेना है या इनका अपना एक क्या है भैया? इनका अपना एक सैन्य बल है। और ये सैन्य बल आपके भारत में भी आया हुआ था। कब आया हुआ था? तो 1962 के दौरान, जब आपके यहाँ भारत चीन युद्ध हुए थे। तो भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी आपके यहाँ वैश्विक स्तर पे विश्व के शांति दूत आपके भारत में आए हुए थे। अब यहाँ पे जो आपके सैनिक होते हैं भैया ब्लू हेलमेट आर्मी में, इनमें कहाँ के सैनिक? तो इनमें आपके विश्व के समस्त देशों के सैनिक होते हैं। विश्व के सैनिक आपके यहाँ होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछेगा अभी वर्तमान में कहाँ के सैनिक सबसे ज़्यादा हैं इस देश में? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सैनिक कहाँ के हैं भैया? तो आपके बांग्लादेश के हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सैनिक आपके नेपाल के हैं। और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सैनिक आपके यहाँ कहाँ के हैं? भारत के सबसे ज़्यादा सैनिक आपके यहाँ पे उपस्थित हैं। किसमें? तो आपके यूएन आर्मी में सबसे ज़्यादा सैनिक आपके किसके होते हैं भैया? तो यूएन आर्मी में सबसे ज़्यादा सैनिक आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश के होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है भैया? कि 1988 ईस्वी में इसी यूएन आर्मी को आपके यहाँ किसके लिए? तो आपके यहाँ शांति के क्षेत्र में क्या मिला था भैया? तो आपके शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। शांति के क्षेत्र में क्या मिला था? तो आपका नोबेल प्राइज मिला था। तो ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए,
इसके बाद और क्या आता है, तो आपके यहाँ इसमें बताए क्या क्या हम लोग पढ़े क्या, देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसमें पढ़े क्या भैया। तो ये रहा आपका पूरा भैया सुरक्षा परिषद, इसे विश्व की कार्यपालिका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। विधायिका कौन सा है, तो महासभा है। इसे विश्व की पुलिस कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पुलिसमैन की संज्ञा भी इसे दी जाती है। सदस्य कितने, 15 सदस्य, 10 अस्थाई और अस्थाई और 5 अस्थाई। 5 अस्थाई में यूएसए, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इनके पास क्या है, वीटो पावर। अस्थाई वाले का सदस्य भारत भी है। कैसरी बार बना है, 8वीं बार बना है। कितने साल के लिए बनते हैं भैया, 2 साल के लिए बनते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे क्या पूछता है भैया कि अध्यक्ष कितने, और अध्यक्ष कहाँ से बनते हैं, तो 15 देश के बनेंगे। कैसे कैसे, तो आपके अल्फाबेट क्रम में, जैसे अब की बार ए वाला बना तो अब अगले महीने बी वाला, फिर उसके बाद सी वाला, फिर उसके बाद डी वाला बनेगा। कितने दिन के लिए बनते हैं भैया, तो 1 महीने के लिए। बैठक कितने दिन पे होती है एक बैठक, तो एक बैठक आपको 14वें दिन होती है। आपातकाल में कितने दिन की हो सकती है, तो आपकी 24 घंटे की हो सकती है। प्रस्ताव क्या होता है भैया, अगर किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दिलानी है तो कम से कम जो आपके 15 मेंबर हैं इसके यूएनएससी के, उनमें से कम 9 सदस्यों को सहमति मिलनी ही चाहिए। और उनमें 9 अगर मिल रही है तो 9 में कौन शामिल होने चाहिए भैया, ये 5 आपके अस्थाई मेंबर वाले शामिल होने चाहिए। तो हम लोग महासभा को पढ़ चुके और सुरक्षा परिषद को पढ़ चुके। अगला हम लोग किसे पढ़ेंगे भैया, तो अगला हमारे यहाँ शुरू होता है कौन सा, तो अगला हमारा होता है सचिवालय। क्या होता है दोस्तों, तो अगला हमारे यहाँ शुरू होता है सचिवालय। अब एक काम करते हैं दोस्तों, चूंकि वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जा रही है तो हम लोग यूएनओ को 2 पार्ट में लेते हैं, चूंकि अभी इसके बाद आपके यहाँ 4 बचे हुए हैं, तो वो तो इससे छोटे हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सचिवालय के आगे से पढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी, और स्टडी क्लास आपसे शुरू हो गई, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको निरंतर वीडियो मिलती रहें। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए आज से खासकर हम लोगों के द्वारा जो बैचेज चलाए जा रहे हैं उसमें आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी, निरंतर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और आने वाली या जो अभी आपकी वर्तमान में भर्ती लगी हुई है इसमें अपने एक सीट को फिक्स कर लीजिए दोस्तों, और अपना जिस उद्देश्य के साथ आप तैयारी में लगे हुए हैं उसको अचीव करिए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो स्टैटिक की अब आपको लगातार वीडियो चलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।